हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा क्लास है बार्क स्किल टेस्ट 2024 का जो फिटा ट्रेड का भी स्टार्ट होने वाला है। तो उस जो फिटा ट्रेड में स्किल टेस्ट में जो पेपर आने वाले हैं या फिर उसमें जो भी आपका जो पेपर होगा तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है, उसके बाद आपको मार्क किस तरह से दिया जाता है, उसके बाद आपका जो फिटा ट्रेड है कैटेगरी वाइज कितने लड़के क्वालिफाई हुए हैं स्किल टेस्ट के लिए, इन सब के बारे में पूरे डिटेल में जानकारी लेंगे और पूरे डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप जॉब को भी बताएंगे कि किस तरह से जॉब को आपको करना है, ताकि जो आपका लिमिटेड टाइम दिया जाता है तो लिमिटेड टाइम में आपका जॉब बन सके। क्योंकि जो आपका स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट के लिए आपको लिमिटेड टाइम दिया जाता है 3 घंटे का और 100 मार्क का होता है। तो इस टाइम पे आपको कौन कौन से स्टेप आपको किस तरह से फॉलो करना है ताकि आपका जॉब जल्दी बन सके। और जैसे फिटर ट्रेड का स्किल टेस्ट है तो पूरा काम आपका ज़्यादातर पूरा फाइल के ऊपर रहता है, तो कौन से फाइल के सहायता से किस तरह से आपको कौन से स्टेप के ऊपर फाइलिंग करना है, इन सब के बारे में पूरे डिटेल में जानकारी देंगे। और जो भी आपके मन में अगर कुछ डाउट रहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया है, जिसमें आपको ज्वाइन होकर हमसे डायरेक्टली चैट कर सकते हैं कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहे कौन से भी सवाल को लेकर तो हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है बार्क स्किल टेस्ट 2024 फिटा ट्रेड का। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल बेसिक आपको हमने बता दिया कि 3 घंटे का पेपर होगा आपका 100 मार्क का। उसके बाद मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक जॉब को रखा है कि मान लीजिए एक जॉब आपका मेल फीमेल अगर जॉब आ गया तो उस समय आपको कौन से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करने ताकि आपको जॉब एग्जैक्टली बराबर बन सके डायमेंशन के ऊपर और कम समय के अंदर आप जॉब को बनाकर दे सके। और वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के बाद आपका जो पेपर होता है मतलब जो जॉब, उसी दिन आपका जो जॉब होता है शाम को चेक हो जाता है और किस तरह से चेक होता है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी देंगे डिटेल में नहीं, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में मैंने डिटेल में जानकारी दिया है। तो सबसे पहले क्या होता है, पहला स्टेप होता है जैसे आपको आपका स्किल टेस्ट स्टार्ट होता है तो आपको एक डायग्राम दिया जाता है। डायग्राम को देने के डायग्राम जो होता है आपको उसको कंप्लीट करना होता है प्रैक्टिकली, मतलब फिजिकली पूरा आपको बनाना होता है, कोई मशीन के ऊपर आपको कोई प्रोसेस करना नहीं होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कोई भी अगर स्किल टेस्ट या फिर कोई भी प्रैक्टिकल अगर हम कर रहे हैं तो उस समय क्या करना होता है, सबसे पहले आपको डायग्राम समझना होता है कि सबसे पहला स्टेप होता है डायग्राम समझना। डायग्राम समझकर अगर आप पहला स्टेप अगर प्रॉपरली यूज करोगे तो जॉब आपका प्रॉपरली बन जाएगा। अगर पहला स्टेप में अगर गलती कर दोगे तो उस समय आपका जॉब जो लिमिटेड टाइम है लिमिटेड टाइम पे बनता नहीं है। तो मेल फीमेल जॉब को बनाते समय कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना चाहिए इसके बारे में पूरे डिटेल में जानकारी अभी आपको देंगे कि जो आपका टाइम की बचत हो सके और जॉब भी पूरा कंप्लीट हो सके। तो सबसे पहले आपको डायग्राम जॉब को देखकर सबसे पहले आपको ऑपरेशन वगैरह देख लेना, जॉब का जो साइज वगैरह होता है सब आपको चेक कर लेना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मान लीजिए अगर आपका जो मेल फीमेल जॉब है, जो मैं अभी जिस डायग्राम के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ उसमें मेल फीमेल पार्ट ए पार्ट बी। तो जो आपका पार्ट ए पार्ट बी आपको जो फिटिंग जॉब के लिए होता है मेल फीमेल, तो आपको रॉ मटेरियल एक ही मिलता है, जो जैसे टर्नर मशीनिस्ट वालों को जैसे मेल फीमेल जॉब था, लेकिन मटेरियल आपको एक ही मिला, उनको एक ही मिला था, फिर उनको कट करके फिर 2 पीस बनाना था। उसी प्रकार से आपको भी एक ही पीस मटेरियल जॉब मिल सकता है। तो उस समय आपको क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए जो डायग्राम आपको समझा कर बता रहे हैं उसके लिए अगर आपको सिंगल पीस मिलता है, सिंगल पीस में भी आपको जॉब करने का मैं आसान तरीका बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जॉब का साइज आपको चेक कर लेना है कि जॉब हमारा कौन से साइज का है। तो जॉब जैसे सबसे पहले जो हमारा पार्ट ए है, पार्ट ए का जो साइज है 60x60 है पार्ट ए का साइज, और पार्ट 2 का साइज है 45x45, मतलब ये 60 से 15 माइनस करेंगे तो ये पार्ट बी यहाँ से यहाँ तक है, और ये जो आपको हाइट दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक मतलब 45x45 है। लेकिन आपको पार्ट सिंगल पार्ट भी मिल सकता है जिससे आपको कट करके बनाना पड़ सकता है। तो उस समय क्या करना है, सबसे पहले जब आपको सिंगल पीस अगर मान लीजिए आपको सिंगल पीस रॉ मटेरियल मिला है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पहला फिटर का पहला स्टेप होता है कि जॉब को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय आपको कटा हुआ रॉ मटेरियल मिलता है, और जिसका 2 साइड आपका 90 डिग्री नहीं होता है और 2 साइड आपका 90 डिग्री में होता है। मतलब जो आपका जो विड्थ होता है, विड्थ वाले साइड 90 डिग्री में होता है और लेंथ वाली जो साइड होती है वो 90 डिग्री में नहीं होता है, कटा हुआ पीस मिलता है। तो उस समय क्या करना, दो जो हमारा विड्थ वाला साइड होता है उसको पैरेलल, मतलब उसको वो वाला साइड हमें पकड़कर दूसरे साइड को फाइलिंग करके सबसे पहले 2 साइड 90 डिग्री बना लेना है। बाकी 2 साइड हमारा 90 डिग्री ऑलरेडी रहता है, टाइम की बचत करना है इसलिए बाकी के 2 साइड आपको 90 डिग्री नहीं बनाना है, सिर्फ आप क्लीन करोगे तो भी हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी वो 90 डिग्री होता है।
तो मान लीजिए सिंगल पीस के ऊपर दोनों जॉब की अगर हमें मार्किंग करना है तो सबसे पहले हमने 90 डिग्री कर लिया है। उसके बाद कोई भी एक साइड का आपको सरफेस क्लीन करना है। सरफेस क्लीन करने के बाद आपको मार्किंग मीडिया अप्लाई करना है। मार्किंग मीडिया अप्लाई करने के बाद उसे सूखने देना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद दोनों पार्टों की मार्किंग आपको एक साथ करना होता है। तो ध्यान में रखिए, जैसे हम साथ में फाइल के बारे में भी हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे, कौन से ऑपरेशन के लिए कौन से टाइप का फाइल आपको यूज करना है। जैसे आपको रॉ मटेरियल मिलने के बाद जब आप 90 डिग्री सबसे पहले पहला स्टेप बनाते हो तो उस समय आप बास्टर्ड फाइल का यूज करोगे, क्योंकि बास्टर्ड फाइल की सहायता से सबसे ज्यादा मटेरियल निकलता है। तो बास्टर्ड फाइल की सहायता से आपको सबसे पहले 90 डिग्री में जॉब को बना लेना है। और वॉइस में पकड़ते समय जॉब को इस तरह से पकड़ना है ताकि बार बार आपको 90 डिग्री चेक करने के लिए जॉब को निकालने की आवश्यकता ना पड़े। अगर मान लीजिए बेंच वाइज के ऊपर अगर जॉब कर रहे हैं आपको, आप अगर फ्लैट वाला जॉब के ऊपर आपको प्रैक्टिकल करना है तो बेंच वाइज के ऊपर ही बांधना है। तो बेंच वाइज के ऊपर बांधते समय जो हमारा वन साइड होगा, वन साइड आप 90 डिग्री बनाते समय जॉ जो होता है जॉ से हल्का 10-20 mm बाहर रखे, ताकि आपका जो ट्राई स्क्वायर, जैसे मान लीजिए ये वाला साइड आप फाइलिंग कर रहे हैं वॉइस में लगा के, तो ये जो साइड है कम से कम जो हमारा जॉ होता है जॉ के 10-20 mm बाहर रखे, ताकि जो हमारा ट्राई स्क्वायर है डायरेक्टली हम यहाँ पर लगाकर चेक कर सके। 90 डिग्री को चेक करने के लिए जॉब को बार बार बाहर निकलने की आवश्यकता ना हो। इससे क्या होगा, आपका जो समय होता है समय की बचत होगी। इस तरह से 90 डिग्री बना लेना है दोनों साइड में। जिस प्रोसेस मैंने आपको बताया उसी प्रोसेस को फॉलो करती है। उसके बाद सरफेस क्लीन करके मार्किंग मीडिया तक हम पहुंच गए। तो उसके बाद मार्किंग मीडिया सूखने के बाद आपको मार्किंग करना है। मार्किंग करने के लिए आप हाइट गेज के ऊपर भरोसा मत रखिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका जो शिफ्ट है, जो आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, तो 60 स्टूडेंट का एट ए टाइम आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। जैसे जो भी जानकारी हमने निकाला है तो 60 जन का आपका एक साथ प्रैक्टिकल होने वाला है। तो आप हाइट गेज के ऊपर नंबर लगाओगे तो उस समय आपका टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा, अगर फ्लैट वाला जॉब आपको आता है तो उस समय क्या करना है, डायरेक्टली आप स्टील रूल के सहायता से और पेंसिल के सहायता से डायरेक्टली आपको मार्किंग करना है, जिससे आपका टाइम की बचत हो। और जो मार्किंग करने के लिए अगर नंबर लगाओगे तो उस समय उस टाइम आपको सेव करना है, क्योंकि ये जो सिंपल सा मार्किंग आपका जो बेसिक ही प्रैक्टिकल आएगा, क्योंकि लिमिटेड टाइम है तो उतना ज्यादा हार्ड ऑपरेशन आपको देगा नहीं, क्योंकि उनको भी कंप्लीट करना होता है 3 घंटे के अंदर। तो ये हो गया बेसिक। उसके बाद जैसे स्टील रूल और पेंसिल के सहायता से आपको मार्किंग कर लेना है, और साथ में आपको ट्राई स्क्वायर भी साथ में रखें, क्योंकि मार्किंग करते समय जो भी 90 डिग्री का लाइन है ट्राई स्क्वायर को पैरेलल पकड़ के ट्राई स्क्वायर के सहायता से आप जॉब की मार्किंग करें, और स्टील रूल और पेंसिल के सहायता से। तो मार्किंग करने के बाद आपको क्या करना है, पंचिंग कर लेना है। जैसे मान लीजिए दोनों पार्ट को अगर हम एक साथ मार्किंग कर रहे हैं तो पार्ट वो ए और पार्ट बी के बीच में 5 मिलीमीटर का गैप रखे, अगर हो सके तो 3 मिलीमीटर का ही गैप रखे, ताकि आप जब कट करोगे, मान लीजिए ये पार्ट है ये पार्ट बी है, तो दोनों के बीच में 3 मिलीमीटर का गैप रखे, ताकि जब आप हैक्सा के सहायता से कट करोगे तो ज्यादा हमें फाइलिंग करने की आवश्यकता ना पड़े। तो इस तरह से सबसे पहले मार्किंग कर लेना। मार्किंग करने के बाद आपको पंचिंग कर लेना है। जो हमने मार्किंग किया है उसको गाइडलाइन के तौर पर पकड़कर पंचिंग कर लेना है। पंचिंग करते समय जहां पर हमें जरूरत है वहां पर ही पंचिंग करें, और एक्स्ट्रा वाली लाइन के ऊपर ज्यादा पंचिंग ना करें। तो मार्किंग करते समय यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑपरेशन क्या दिया था, बाकी तो पूरा सीधा सीधा है। बीच में एक रेडियस दिया है 30 मिलीमीटर का। रेडियस 30 है तो आपको डिवाइडर में माप भी 30 का ही लेना है। ये जो कॉर्नर है इस तरह से 15 का लाइन आपको वर्टिकल मारना है और 15 का हॉरिजेंटल लाइन मारना है। तो उस समय आपको एक क्रॉस पॉइंट मिलता है जो जिसे सेंटर लाइन कहेंगे। तो जो जहां पर आपको क्रॉस पॉइंट मिलेगा वहां से पकड़कर आपको डिवाइडर में 30 माप लेके इस तरह से लाइन मारना है। कहां तक, जो हमने 15 की एक लाइन मारी वर्टिकल हॉरिजेंटल, उस लाइन को मतलब उस लाइन को जोड़ने तक आपको इस तरह से रेडियस ड्रॉ करना है। उसी तरह से सेम दूसरे पार्ट के ऊपर भी आपको रेडियस ड्रॉ करना है। दूसरे पार्ट को भी आपको इस तरह से जो चौकोन आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से चौकोन को सबसे पहले बना लेना है, मार्किंग करके 45/45 की लाइन मारना है। उसके बाद एक कॉर्नर से डायरेक्टली ये जो कॉर्नर आउटर कॉर्नर है उसके ऊपर हल्का आपको पंचिंग करना है, ताकि जो आपका डिवाइडर है वो वहां पर प्रॉपरली बैठ सके। उसके बाद आपको इस तरह से रेडियस ड्रॉ करना है। और उसके बाद का जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है, ड्रिलिंग और टैपिंग दिया है। तो इस समय आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका जो मार्किंग हो गया है उसके बाद पंचिंग हो गया है, तो सबसे पहले ऑपरेशन आपको क्या कर लेना है, ड्रिलिंग कर लेना है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि हार्ड गेज के ऊपर नंबर लगेगा, बहुत ज्यादा स्टूडेंट होने की वजह से उस तरह से ड्रिलिंग ऑपरेशन आया है। तो ड्रिलिंग के ऊपर भी इस तरह से नंबर लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्किंग होने के बाद ये जो ड्रिलिंग आपको जहां पर दिया है उसकी मार्किंग भी कर लेना है। उसके बाद डायरेक्टली पंच कर लेना है यहाँ पर एक सेंटर पंच, और सबसे पहले ड्रिलिंग कर लेना है, ताकि बाकी स्टूडेंट का जो मतलब जो प्रैक्टिकल चालू होगा तो आपका
ड्रिलिंग ऑपरेशन पहले हो जाएगा, तो क्योंकि बाद में आप करने जाओगे तो वो आपका ऑपरेशन रह जाएगा, आपका नंबर भी नहीं लगेगा। इसलिए जो ऑपरेशन करने के लिए आपको नंबर लगाना पड़े, उस ऑपरेशन को सबसे पहले कर ले, ताकि आपको बाद में नंबर लगाने की आवश्यकता ना पड़े। तो जैसे ड्रिलिंग कर लिया तो बाद में टैपिंग हम कर सकते हैं। M10 दिया मतलब M10 का आपको टैपिंग करना है। तो M10 का टैपिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ड्रिल साइज कैलकुलेट करना होता है, तो उसका भी सॉल्यूशन हमने नीचे रखे है। उसके बाद आपका जो फिटा ट्रेड है, फिटा ट्रेड में कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं, उसका भी लिस्ट हम नीचे आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। और जैसे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है, दे दिया है। आप कोई भी डाउट रहे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने मार्किंग कर लिया, मार्किंग करने के बाद पंचिंग कर लिया, उसके बाद आपको सबसे पहले जो M10 का टैपिंग दिया था, M10 के टैपिंग का ड्रिल साइज कैलकुलेट करके आपको ड्रिलिंग कर लेना था। और टैपिंग ऑपरेशन आप बाद में कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। तो मान लीजिए जैसे हम दोनों पार्ट को मार्किंग करके जैसे सबसे पहले ड्रिलिंग कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, 20% कट करके आपको दोनों पार्ट को अलग कर लेना है। उसके बाद का इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जैसे आपको ऑपरेशन के अनुसार आपका फाइल का सिलेक्शन करना इंपॉर्टेंट है। अगर ऑपरेशन के अनुसार अगर आप फाइल की सिलेक्शन करना नहीं आता आपको, तो जॉब आपका पीछे रह जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमने रॉ मटेरियल की मार्किंग पंचिंग कर लिया है, उसके बाद सबसे पहला स्टेप आता है कि जो एक्सिस मटेरियल है, मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल है, उसको कट करना है हैक्सा की सहायता से। मान लीजिए हम पार्ट ए बना रहे हैं, पार्ट ए के लिए आपको इस तरह से 60x60 के जॉब मिलेगा, उसके ऊपर आपको मार्किंग करना है। तो मार्किंग करने के बाद आपको सबसे पहले एक्सिस मटेरियल को कट करना है। तो चेन ड्रिलिंग के भरोसे आपको नहीं रहना है, चेन ड्रिलिंग के लिए आपका नंबर नहीं लगेगा अगर फ्लैट वाला जॉब आता है तो उस समय क्या करना है, हैक्सा की सहायता से डायरेक्टली ये कॉर्नर को आपको सीधा इस तरह से कट करना है, जिससे आपका जो एक्स्ट्रा मटेरियल है पार्ट 1 का निकल जाएगा। उसके बाद जो बचता है मटेरियल, कॉर्नर टू कॉर्नर कट करने के बाद ये कॉर्नर पे मटेरियल बचता है और एक कॉर्नर पे, तो उसके बाद क्या करना है, हैक्सा के साथ इस तरह से सीधा कट करना है और इस तरह से एक सीधा कट करना है, तो मटेरियल निकल जाएगा। सेम प्रोसेस इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में कट करना है और हॉरिजॉन्टल कट करोगे तो ये भी मटेरियल निकल जाएगा। पार्ट ए की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। उसके बाद मान लीजिए पार्ट ए का एक्सिस मटेरियल हमने कट कर लिया है, उसके बाद आपको पार्ट बी का भी एक्सिस मटेरियल कट करना है। तो पार्ट बी का एक्सिस मटेरियल कट करते समय आपके पास इस तरह से स्क्वायर शेप में जॉब होगा, तो उस समय आपका जो रेडियस है, रेडियस टू रेडियस आपको इस तरह से 2 mm का गैप रख के डायरेक्टली इस तरह से डायगोनल कट कर लेना हैक्सा के सहायता से, ताकि आपका जो एक्स्ट्रा मटेरियल है बाहर निकल सके। उसके बाद यहाँ इस तरह से एक डायगोनल लाइन होगा, तो उसके बाद क्या करना है, डायगोनली आपको वी शेप में इस तरह से कट करना है और इस तरह से कट मारना है वी शेप में, और आपका पूरा एक्स्ट्रा मटेरियल एक्सिस मटेरियल कट हो जाएगा। यहाँ तक आप अगर जॉब समझ गए होंगे। तो जैसे हम कहाँ तक पहुंचे कि जो दोनों पार्ट की मार्किंग होने के बाद आपका सबसे पहले एक्सेस मटेरियल हमने निकाल लिया। उसके बाद आता है फाइल का सिलेक्शन। फाइल का सिलेक्शन बहुत जरूरी है मटेरियल जॉब को जल्दी करने के लिए। जैसे हमने एक्स्ट्रा एक्सिस मटेरियल को कट कर लिया, उसके बाद सबसे पहले आपको रफ फाइल के सहायता से फाइलिंग करके जहां तक आपने पंचिंग किया, पंचिंग के पास लाना है रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, जिसे बास्टर्ड फाइल भी कहते हैं, रफ फाइल भी कहते हैं। उस फाइल के सहायता से सबसे पहले आपको जो मार्किंग के बाद आपने पंचिंग किया, पंचिंग के पास आपको सबसे पहले लेके आना है फाइलिंग करते हुए। उसके बाद पंचिंग तक लाने के बाद सेकंड कट फाइल के सहायता से आपको फाइलिंग करके डायमेंशन में बनाना है। ध्यान में रखिए, डायमेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी आप जॉब आप बनाकर दोगे, अगर जॉब आप बनाकर दे रहे तो आपका जो जॉब इवैल्यूएशन होगा वो पूरा डायमेंशन के ऊपर ही होगा, इसलिए डायमेंशन की तरफ ध्यान में रखें। तो जैसे मान लीजिए हमने पंचिंग तक हमने जो बास्टर्ड फाइल के साथ से फाइलिंग कर लिया, उसके बाद सेकंड कट फाइल के सहायता से फाइलिंग करके डायमेंशन में आपको तैयार करना है। उसके बाद लास्ट वाला स्टेप आता है स्मूथ फाइल के सहायता से फाइलिंग करके आपको फिनिशिंग करना है। जब आप डायमेंशन तक जॉब को ला लेते हैं, और इसमें और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेल और फीमेल जॉब को बनाते समय ये बात आप ध्यान में रखें, कोई भी पार्ट ए या पार्ट बी सबसे पहले आपको एक पार्ट फाइनल कर लेना है। इस टाइप का अगर जॉब है तो जो बड़ा जॉब होगा उसको सबसे पहले फाइनल कर ले, पूरा टोटल डायमेंशन फिनिशिंग पूरे ऑपरेशन के साथ आप पूरा फाइनल कर ले। उसके बाद सेकंड पार्ट जब आप फिटिंग वाला जो पार्ट होता है उस पार्ट को बनाते समय उसे फाइलिंग करेंगे, और दूसरा पार्ट के सहायता से जो हम फाइनल कर चुके उस पार्ट के सहायता से आपको सिर्फ फिटिंग करके चेक करते जाना है कि जॉब हमारा फिटिंग हो रहा है कि नहीं। जॉब पहला पार्ट अगर पूरे फुल डायमेंशन में आप बना लोगे तो उसके बाद जब आप फिटिंग करते हुए चेक करोगे तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली डायमेंशन में बन जाएगा, और उसके साथ साथ वर्नियर कैलिपर के सहायता से भी डायमेंशन को चेक करते रहे। तो इस तरह से आपको क्या होगा कि जो भी आपको एक पहला पार्ट अगर फाइनल कर लेते उस समय आपको दूसरा पार्ट
डायरेक्टली फाइलिंग करना है और फिटिंग करके चेक करते जाना है। तो इस समय इससे क्या होगा कि आपका जॉब जल्दी बन जाएगा। अगर दोनों पार्ट को अगर आप एट ए टाइम करने जाओगे तो कोई भी पार्ट एक भी फाइनल नहीं होगा डायमेंशन के साथ, और फिटिंग तो कभी भी नहीं होगा अगर दोनों पार्ट को आप एक साथ पे फाइलिंग कर रहे हो तो इस ये होता है स्टेप होता है। जैसे फिटिंग वाला जो जॉब होता है फिटर का, उसमें थोड़ा टेक्निकल दिमाग आपको लगाना होता है, फिजिकल काम कम और टेक्निकल दिमाग ज्यादा लगाना है। क्योंकि जब आप टेक्निकली काम करोगे तो उस समय आपको मेहनत कम होगा। अगर डायरेक्टली आप फिजिकल काम करोगे मतलब जो बिना दिमाग लगाई हुई है, तो उस समय आपको क्या होगा, मेहनत ज्यादा होगा, दिमाग कम लगाओगे तो इसलिए सबसे पहला स्टेप हमने वही बताया था कि डायग्राम को समझकर आपको ऑपरेशन ध्यान में रखना है, कौन सा ऑपरेशन किस तरह से कौन से स्टेप के साथ करना है, और फाइल कौन सा में कौन से समय में कौन से टाइप का फाइल आपको यूज करना है। जैसे मान लीजिए आपको रेडियस फाइलिंग करना है, तो रेडियस फाइलिंग करने के लिए आपको हाफ राउंड फाइल की आवश्यकता है। जैसे हमने एक्सेस मटेरियल कट कर लिया, उसके बाद हाफ राउंड फाइल के साथ ऐसे फाइलिंग करके आपको रेडियस बनाना है। पहले पार्ट का रेडियस एक्सटर्नल रेडियस है, दूसरे पार्ट का रेडियस इंटरनल है। तो इस तरह से आपको दोनों पार्ट को रेडियस फाइल के साथ ऐसे फाइलिंग करके आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। उसके बाद जैसे जॉब हमारा फिटिंग हो गया, जॉब फिटिंग होने के बाद दोनों पार्ट को इस तरह से एक साथ में लगाकर इसकी सरफेस को क्लीन करें, दोनों पार्ट को साथ में लगाकर, ताकि आपका जो जॉब है जब आप सबमिट करोगे तो पूरा एक लेवल पे मतलब एक ही शेप में दिखना चाहिए। दोनों पार्ट को अगर आप अलग अलग फाइलिंग करते हैं मतलब प्रॉपर अगर फिट हो गया जॉब आपका, तो दोनों पार्ट को फिट करके वॉइस में सेट करके आप सरफेस क्लीन कर सकते हो। अगर दोनों पार्ट फिट नहीं हो रहा है तो उस समय आपको सिंगल सिंगल पार्ट को लगाकर ही फिनिशिंग करना होता है। तो फिनिशिंग करने के पहले आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर आपको जो टैपिंग दिया है, तो मान लीजिए M10 के टैपिंग के अनुसार हमने ड्रिल साइज कैलकुलेट करके ड्रिलिंग किया। उसके बाद आपको टैपिंग करना है। तो टैपिंग करते समय तो एक टैप में तीन सेट एक टैप सेट में तीन टैप आते हैं, टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप और बॉटमिंग टैप। तो टेपर टैप और बॉटमिंग टैप का ही यूज करें। दूसरा टैप को लगाकर ज्यादा टाइम वेस्ट आपका होगा, तो पहला टैप और लास्ट टैप मतलब पहला टैप और थर्ड टैप की सहायता से भी आप टैपिंग करके इसका थ्रेड कंप्लीट कर सकते हैं। तो थ्रेडिंग वगैरह होने के बाद आपको पूरा जॉब आपको इस तरह से फिनिशिंग वगैरह करके कंप्लीट कर लेना है। और जब आपका जॉब फिटिंग हो जाएगा, जॉब फिटिंग होने के बाद जॉब का चारों साइड एक बार 90 डिग्री में चेक करें, मतलब जॉब को कोई भी टेबल के ऊपर रखकर फिटिंग अवस्था में जॉब को रखकर चेक करें कि आपका जॉब प्रॉपरली खड़ा रह रहा है कि नहीं वर्टिकल पोजीशन में। जॉब को फिट होने के बाद आपको क्या करना है, दोनों पार्ट को लगाकर इस तरह से ड्रॉ फाइलिंग करके आपका जो 90 डिग्री है 90 डिग्री में इस तरह से बना लेना है। क्योंकि जब आप जैसे जो आपका जॉब अगर जॉब चेक होगा जॉब इवेल्युएशन में, तो जो फिटिंग का मार्क होता है, तो फिटिंग करके आपको जो जॉब आपका चेक किया जाता है, तो उस समय आपको जॉब इस तरह से चेक किया जाता है कि दोनों पार्ट को रखकर टेबल के ऊपर खड़ा करके देखेंगे कि पार्ट हमारा प्रॉपरली खड़ा हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप डायमेंशन के अनुसार जॉब को कंप्लीट करना था। और जॉब का टॉलरेंस जो दिया जाता है प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखें कि 0 0 में आपका जॉब बन जाए, ताकि आप अगर कुछ डायमेंशन माइनस प्लस हो तो आपका टॉलरेंस तक आ जाए। पहले से ही टॉलरेंस को ध्यान में रखकर ना बने, क्योंकि अगर पहले से टॉलरेंस को ध्यान में रखोगे तो उससे ज्यादा प्लस माइनस हो जाएगा। इसलिए पहले 0 0 बनाने की कोशिश करें। अगर कुछ डायमेंशन थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है तो ताकि टॉलरेंस के अंदर आके बन सके। तो इस तरह से जो भी आपका ऑपरेशन था हमने स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है और डिटेल में भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन अब बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपके मन में कुछ डाउट रहे तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप में भी डायरेक्ट हमें मैसेज करके भी पूछ सकते हैं ऑपरेशन के बारे में, या फिर कोई भी प्रैक्टिकली कोई भी सवाल हो आपके मन में तो हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका अगर जब जॉब हो जाता है, उसके बाद जैसे इसमें दो चीज मैंने बताया था कि आपका जो टेपर टैप ड्रिल कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं ये भी हम बताएंगे इस वीडियो में। और जो फिटर ट्रेड में कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं स्किल कंपटीशन के लिए कैटेगरी वाइज, वो भी हम डिटेल में आपको नीचे भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि टैप ड्रिल साइज किस तरह से कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा टैप ड्रिल साइज का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला की सहायता से हम टैप ड्रिल कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला होता है टैप ड्रिल साइज मतलब टैप साइज माइनस 2 इंटू स्मॉल डी इंटू पी। मतलब इसका जो फुल फॉर्म होता है, जैसे टीएस मतलब टैप साइज माइनस 2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड। जो हमारा एम मतलब जैसे M10 दिया है, तो M10 का मतलब होता है मेट्रिक थ्रेड होता है, एम मतलब मेट्रिक थ्रेड होता है। और मेट्रिक थ्रेड का डेप्थ 0.61 होता है, स्टैंडर्ड डेप्थ है ये फॉर्मूला में स्टैंडर्ड होता है। और जो टैप का पिच होता है वो भी आपका स्टैंडर्ड होता है। जैसे M10 का पिच होता है 1.5 मिलीमीटर, ये भी आपका स्टैंडर्ड होता है।
अगर आपको पिच याद नहीं रहा तो मैंने पीछे के वीडियो में भी आपको पूरा डिटेल में बताया कि किस तरह से आपको, अगर जो चार्ट है स्टैंडर्ड चार्ट भी आपको दिया है, और अगर आपको याद नहीं रहता चार्ट तो किस तरह से आपको शॉर्टकट तरीका भी बताया कि पिच आपको किस तरह से कैलकुलेट करना होता है। तो फार्मूला में वैल्यू पुटअप कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले इन दोनों का, अच्छा 2 × 0.61 है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका आंसर आता है 1.22, इतना आ जाता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। उसके बाद आपके पास बचता क्या है, जैसे 1.5 बचता है, और उसके बाद इनका जो कैलकुलेशन होता है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो जो हमारा जो साइज होता है 0.61 इंटू 1.22 होता है। उसके बाद आपको जो यहाँ पर एक्स्ट्रा एक 2 लग गया है, उसे हम डायरेक्टली बता रहे हैं कि यहाँ पर गलती से जब मैं बना रहा था तो यहाँ पर ये 2 नहीं चाहिए था, मतलब इन दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद इतना आंसर आता है। नीचे का स्टेप प्रॉपर है, नीचे का स्टेप में आपको क्या करना था, 1.22 इंटू, और जो हमारा पिच होता है पिच को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 1.83, और उस जो हमारा टैप साइज था 10 मिलीमीटर, इससे हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 8.7 आता है। यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा 8 लगा है, तो थोड़ा इसे एडजस्ट करें। और नीचे वाला फार्मूला में हमने प्रॉपरली बताया है, तो ये जब हम एडिट में, मतलब जब हम बना रहे तो उस समय थोड़ा ध्यान नहीं था। मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्टली जब 10 में से हम 1.83 माइनस करोगे तो 8.17 बचता है। तो ये आपका ये ड्रिल साइज है, 8.17 का ड्रिल स्टैंडर्ड नहीं आता है, तो उस समय आपको 8.5 mm का ड्रिलिंग करना है। और दूसरा जो हमारा फार्मूला होता है टैप साइज माइनस पिच, ये आपका प्रैक्टिकली फार्मूला है, डायरेक्टली आपका जो एंगल साइज निकल जाता है। टैप साइज मतलब जो एम के साइड में जो संख्या होता है उसे टैप साइज कहते हैं। जैसे M10 हमारा टैप साइज है, माइनस M10 का पिच स्टैंडर्ड पिच होता है 1.5, तो डायरेक्टली आप माइनस करोगे जो फार्मूला है टैप साइज माइनस पिच, तो हमारा डायरेक्टली आंसर आता है 8.5 मिलीमीटर। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पर जो भी अगर फार्मूला में आपको कुछ डाउट रहे तो मुझे डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पूरा सोल्यूशन बताएंगे। इस जगह पर आपको क्या करना है, ये यहाँ पर 2 नहीं है और यहाँ पर सिंगल 8 है, यहाँ पे डबल 8 लग गया। बाकी सेकंड वाला फार्मूला में हमने पूरा प्रॉपरली कैलकुलेशन करके बताया है। तो अगर आपको M10 की टैपिंग करना है तो सबसे पहले आपको ड्रिल साइज कितना था, 8.5 मिलीमीटर का ड्रिलिंग करना था, उसके बाद M10 का टैपिंग करना है। तो यहाँ तक आगे, उसके बाद इसके नीचे हम थोड़ा एडिशनल जानकारी ऐड कर रहे हैं, जो जैसे जो आपका फिटर ट्रेड का स्किल टेस्ट है, तो फिटर ट्रेड के स्किल टेस्ट के लिए कितने बच्चे कैटेगरी के अनुसार क्वालिफाई हुए हैं वो हम आपको भी बता रहे हैं। तो जो हमारा फिटर स्किल टेस्ट क्वालिफाई लिस्ट है कैटेगरी वाइज, जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपको जो वैकेंसी आपका जो मिला था, तो यहाँ पर हमने वैकेंसी भी रखा है कि कैटेगरी वाइज कितने वैकेंसी था फिटर का और कितने क्वालिफाई हुए हैं। मान लीजिए सबसे पहले जो एससी कैटेगरी के 314 लड़के क्वालिफाई हुए हैं स्किल टेस्ट के लिए, और फिटर में एससी कैटेगरी के लिए कितना कितना वैकेंसी है, 64 वैकेंसी है, लेकिन क्वालिफाई कितने हुआ है, 314 स्टूडेंट है क्वालिफिकेशन में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 110 स्टूडेंट क्वालिफाई हुआ है, और ईडब्ल्यूएस में फिटर का जगह कितना था, 115। तो ये जो जगह है ये दूसरे कैटेगरी से भी यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, ध्यान में रखें, जगह ज्यादा है स्टूडेंट कम है तो दूसरे कैटेगरी से भी ले सकते हैं। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में सबसे ज्यादा है, ओबीसी कैटेगरी में 930 स्टूडेंट क्वालिफाई किया है स्किल टेस्ट के लिए। और जो आपका फिटर का जो ओबीसी कैटेगरी में आपका टोटल वैकेंसी आपका कितना है, 164, तो सबसे ज्यादा ओबीसी कैटेगरी में स्किल कंपटीशन के लिए क्वालिफाई हुआ है। उसके बाद एसटी कैटेगरी में 110 स्टूडेंट क्वालिफाई किया है। एसटी कैटेगरी में आपका जो टोटल वैकेंसी कितना है, 45 वैकेंसी के लिए कितना जो कितने बच्चे क्वालिफाई हुआ है, 110। और उसके बाद जनरल जो हमारा कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में सबसे ज्यादा वैकेंसी था 365, तो उस जनरल कैटेगरी के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई हुआ है, 60 बच्चे। तो ये भी आपका अगर पूरा वैकेंसी फिलअप करते तो दूसरे कैटेगरी के भी बच्चे ले सकते हैं। जनरल का मुझे पूरा एग्जैक्ट कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, जो जैसे जो मुझे जानकारी मिला है उसके तौर पर ही मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से जो क्वालिफाई लिस्ट भी हमने आपको दिया है, इससे आपको पता चलेगा कि आपका कॉम्पिटिटर कितना है, मतलब एक जगह के लिए कितने स्टूडेंट कितने कंपटीशन आपके सामने है, ये भी इससे पता चल जाता है। तो इस तरह से आज का हमारा जो फिटर ट्रेड का मतलब जो स्किल टेस्ट होने वाला इसका पहला वीडियो है, जिसमें हमने आपको एक जॉब को किस तरह से कंप्लीट करना है वो भी हमने स्टेप बाय स्टेप बताया है। उसके बाद जो इसमें टैप ड्रिल साइज है, टैप ड्रिल साइज को किस तरह से कैलकुलेट करना है, 2 फार्मूला आता है उसके सहायता से भी हमने बताया है। उसके बाद जो आपका टोटल वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी के हिसाब से कितने स्टूडेंट
स्किल टेस्ट क्वालिफिकेशन के लिए क्वालिफाई हुआ है उनके बारे में भी हमने आपको डिटेल में जानकारी दिया है। और जो भी आपका पेपर होगा आपको डेट वाइज और शिफ्ट वाइज हम आपको पेपर का जो पेपर इस तरह से हम आपके सामने पूरा एनालाइज करके आपको बताएंगे कौन कौन सा ऑपरेशन आया था, कौन से स्टेप आपको फॉलो करना था जॉब को बनाते समय, और कौन से स्टेप फॉलो करने के बाद आपका जॉब जल्दी बनेगा, पूरे डिटेल में हम हर दिन चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहाँ तक ही रखते हैं, जो हमारा स्किल टेस्ट का फिटर का पहला वीडियो है। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और अगर किसी को अगर कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, या फिर जो कमेंट में कमेंट बॉक्स में जाकर भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम हर एक कमेंट का आपको आंसर देंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।